देखिए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो है वो हम पढ़ रहे थे। अब इसको धारा 11 से पढ़ेंगे। पढ़ेंगे क्या, देखेंगे। धारा 11 से देखिए, धारा 11 जो है आपका कहता है प्रतिफल के बिना, इसमें केवल आपको जो है पनिशमेंट याद रखना है कि लोक सेवक जो ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई कार्रवाई या कारोबार के संबंध में प्रतिफल के बिना असम्यक लाभ प्राप्त करता है। तो सीधा आपको याद रखना है कि कोई लोक सेवक जो है प्रतिफल के बिना अगर असम्यक लाभ प्राप्त करता है तो वो किस धारा में बताया गया है, धारा 6 में बताया गया है। वो धारा 6 में इसके लिए जो है दंड की व्यवस्था की गई है, जो है 6 माह से लेकर जो है 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना से दंडित किया जाएगा। ये याद रखना है आपको, प्रतिफल के बिना धारा 6 में, तो सॉरी 11 में है, और इसमें दंड कितना है, 6 माह से 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। इसमें लिखा है कि जो कोई लोक सेवक होते हुए अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी व्यक्ति से यह जानते हुए कि ऐसे लोक सेवक द्वारा की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई या कारोबार से वह व्यक्ति संपृक्त रह चुका है या है, उसका संपृक्त होना संभव है, या स्वयं या उसके या किसी ऐसे लोक सेवक के जिसका वह अधीनस्थ है पदीय कृत्यों या लोक कर्तव्यों से वह व्यक्ति संपृक्त है, अथवा किसी व्यक्ति से यह जानते हुए कि वह इस प्रकार संपृक्त व्यक्ति से हितबद्ध है, नातेदारी रखता है, किसी असमयक लाभ को किसी प्रतिफल के बिना या ऐसे प्रतिफल के लिए जिसे वह जानता है कि अपर्याप्त है प्रतिकृत करेगा या अभिप्राप्त करेगा या भी प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। तो सीधा सीधा दंड याद रखना है, बाकी कुछ इसमें नहीं पढ़ना है। आपको बस इतना याद रखना है कि अगर कोई लोक सेवक या तो अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, अन्य लोक सेवक हो सकता है उसके लिए, है ना, तो वो अगर प्रतिफल के बिना अगर कोई असमयक लाभ प्राप्त करता है तो ऐसे लोक सेवक को जो है 6 माह से लेकर जो है 5 वर्ष तक के कारावास से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। 6 माह से 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। उसके बाद जो है धारा 12 आपको देखना है, इसमें भी पनिशमेंट, इनमें केवल पनिशमेंट पनिशमेंट याद रखना है। 12 कहता है अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दंड। तो यहाँ जो अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए जो दंड दे रखा है वो 3 से 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से जो है ऐसे लोक सेवक को दंडित किया जा सकता है। तो इसमें भी केवल पनिशमेंट याद रखना है। धारा 12 में क्या है, दुष्प्रेरण के लिए दंड, कितना दंड है, 3 से लेकर 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से जो है ऐसे लोक सेवक को जो है दंडित किया जा सकता है। 13वां है आपका आपराधिक अपचार के लिए दंड। इसमें जो है आपको याद रखना है, इसमें भी दंड याद रखना है। 13 में आपराधिक अपचार अगर किसी लोक सेवक द्वारा किया जाता है तो ऐसे लोक सेवक को जो है 4 वर्ष से जो है लेके 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से जो है दंडित किया जा सकता है। अब आपराधिक अपचार क्या होता है, इसमें ए और बी आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि यदि वह लोक सेवक के रूप में अपने को सौंपी गई किसी संपत्ति या अपने नियंत्रणाधीन किसी संपत्ति का अपने उपयोग के लिए बेईमानी से या कपट पूर्वक दुर्विनियोग करता है या उसे अन्यथा संपरिवर्तित करता है या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने देता है, तो इसे आपराधिक अपचार कहते हैं। मतलब जो संपत्ति उसे सौंपी गई थी उसका या तो वो स्वयं इस्तेमाल कर लेता है या किसी अन्य व्यक्ति को इसका इस्तेमाल करने देता है, यदि वह अपनी पदावधि के दौरान अवैध रूप से अपने को साथ से संबद्ध करता है, जोड़ता है उससे, है ना। तो इनको आपराधिक अपचार, कुल मिला के जो भी उसका दायित्व था, जो चीजें उसको सौंपी गई थी उसका वो स्वयं इस्तेमाल कर लेता है, तो उसे आपराधिक अपचार कह रहे हैं ना। तो वो अपन को खैर ध्यान नहीं रखना है, इसमें आपराधिक जो अपचार है उसके लिए दंड याद रखना है। तो 4 से लेके जो है 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से जो है ऐसे लोक सेवक को जो है दंडित किया जा सकता है। लेकिन याद रखें कि आपराधिक अपचार मतलब एक तरीके से अवैध रूप से आय वगैरह जो भी कलेक्ट किया है, उसने आय प्राप्त की, वो सब इसमें आ जाते हैं। इसमें उससे आय के ब्यौरे वगैरह पूछे जाते हैं कि भाई इतनी संपत्ति जो आपने कमाई है कैसे कमाई है। अगर वो आय के ब्यौरे दे देता है तो ठीक है, अगर नहीं दे पाता तो उससे आपराधिक अपचार का जो है अपराध माना जाएगा। जैसे आपने देखा होगा ना, आय से अधिक संपत्ति, इसको आप ऐसे याद रखें, आय से अधिक संपत्ति, आय से अधिक संपत्ति, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं आप इसको,
क्योंकि कोई लोक सेवक पे जो संपत्ति पाई, देखिए आप पे जितनी आय होगी उस हिसाब से ही तो आपकी संपत्ति होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि आय कम है और संपत्ति बहुत ज्यादा है, तो उसी उसी तरीके का अपराध है ये। अगर इस तरीके का अपराध करता है तो 4 से जो है 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से जो है दंडित किया जा सकता है। ब्यौरे मांगे जाएंगे आपसे, अगर आप दे देते हो ब्यौरे, आपकी आय है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं दे पाते तो इस धारा के अधीन आपको दंडित किया जा सकता है, लोक सेवक को। ठीक है। 14 कहता है अभ्यासिक अपराधी के लिए दंड जो हैबिचुअल हो गया है। तो इसमें लिखा है जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया, उसके पश्चात भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध करता है, वह कारावास है जिसकी अवधि 5 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। 5 से 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। कौन? जो हैबिचुअल है, पहले भी इस अधिनियम के तहत दंडित किया जा चुका है और उसके बाद दोबारा करता है तो उसको सजा होगी 5 से 10 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से जो है ऐसे व्यक्ति को क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है। ठीक है। अब 15 है प्रयत्न के लिए दंड। इस अधिनियम से संबंधित कोई अपराध है, उसका अगर कोई व्यक्ति प्रयत्न करता है तो सीधा सीधा इसमें सजा याद रखना है। इसमें लिखा है धारा 13 की उपधारा 1 के खंड का में निर्दिष्ट कोई अपराध करने का प्रयत्न करेगा। तो 13 की उपधारा 1 लिखा है इसमें। 13 की उपधारा 1 क्या है? 1 का खंड का, वो भी जो 13 की उपधारा 1 का खंड कहता है वही जो मैंने बताया कि जो संपत्ति वगैरह उसे सौंपी गई है वो अपने उपयोग में कर लेता है, इस तरीके का अपराध है। उसका अगर प्रयत्न वगैरह करता है तो इसमें जो सजा है वो है 2 वर्ष से लेके 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। ठीक है। इसमें याद रखना है 2 वर्ष से कौन सा अपराध है? धारा 13, ये भी याद रख सकते हैं आप, धारा 13 का पहले का क्लॉज का ए, इसके अधीन जो अपराध उसका प्रयत्न है, इसका प्रयत्न है। अगर कोई जो है लोक सेवक करता है तो उसको 2 से लेकर 5 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से जो है दंडित किया जा सकता है। 13(1)(a) क्या है ये आप पढ़ लेंगे, है ना, पढ़ना जरूरी है, पढ़ लेना। मैं पढ़ के बता देता हूं। यदि वह लोक सेवक के रूप में अपने को सौंपी गई किसी संपत्ति या अपने नियंत्रणाधीन किसी संपत्ति का अपने उपयोग के लिए बेईमानी से या कपट पूर्वक दुर्विनियोग करता है या उसे अन्यथा संपरिवर्तित कर लेता है या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने देता है, तो इसका प्रयत्न की बात कह रहा है। ठीक है। अगर इसका प्रयत्न करता है तो 2 से 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माने से जो है ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया जा सकता है। बस इतना ही याद रखना है, ज्यादा नहीं याद रखना है। ठीक है। 16 और देखिए, इसमें एक और है इसका 16 कहता है जुर्माना नियत करने के लिए ध्यान में रखी जाने वाली बातें। जुर्माना नियत करते समय ध्यान में रखी जाने वाली ये कह रहा है कि भाई जब जुर्माना नियत किया जाएगा तो किन बातों का ध्यान में रखा जाएगा। देखिए सिंपल सी बात है कि जुर्माने की रकम नियत करते समय न्यायालय वहां जहां जुर्माने का दंड जो है धारा 7, 8, 9, 10 या 11, 13, 2 और 14 और 15 के अधीन अधिरोपित किया गया है, उस रकम या संपत्ति के मूल्य का यदि कोई हो जिसे अभियुक्त व्यक्ति ने अपराध करके अभिप्राप्त किया हो अथवा जहां वह दोष सिद्धि धारा 13 की उपधारा 1 के खंड खा में निर्दिष्ट किसी अपराध के लिए है, उस खंड में निर्दिष्ट धन संबंधी समाधान या संपत्ति का जिसका कि अभियुक्त व्यक्ति समाधान प्रद लेखा जोखा देने में असमर्थ रहा है, ध्यान रखेगा। क्या मतलब इसका? सीधा याद रखना है। क्या मतलब? जितनी भी उसने आय कलेक्ट करी है अवैध रूप से, जितनी भी आय उसने, कुछ जब न्यायालय उसका जुर्माना नियत करेगा तो जितनी भी उसने गलत तरीके से आय कह लीजिए या असम्यक लाभ कह लीजिए, असम्यक लाभ आया है ना शब्द, तो इसी को मान लो कि असम्यक लाभ जितना उसने प्राप्त किया है, गलत तरीके से जो है उसने आय अर्निंग की है, उसको न्यायालय ध्यान में रखेगा। कौन सी आय को? जिसका वो ब्यौरा नहीं दे पाया है। देखिए ब्यौरा दे दिया इसका मतलब तो ये है कि आप अगर देखिए आपकी जो भी आय, आपकी जो भी इनकम है उसके हिसाब से आप ब्यौरा दे देते हैं तो इसका मतलब तो ये है कि आपकी वैध आय है। जिस आय का आप ब्यौरा नहीं दे पाते, आपकी आय मान लो, आपको मान लो तनख्वाह 50,000 मिलती है और आपका खर्चा, आपके खर्चे ऐसे हैं जैसे कि आप 50 लाख महीने के कमाते हो,
तो जो ब्यौरा आप नहीं दे पाए हैं संपत्ति के बारे में, उसके हिसाब से न्यायालय क्या करेगा, आपको जुर्माना तय करेगा। जिसका ब्यौरा दे दिया, इसका मतलब जो ब्यौरा देने का मतलब तो ये है कि आपकी लीगल आय, देखिए आदमी नौकरी करता है, उसके अलावा अन्य कोई आय भी हो सकती है, तो अगर वो ब्यौरा दे देता तो ठीक है। लेकिन इसके अलावा मान लो अगर वो ब्यौरा नहीं दे पाता है, आपकी आय हो रही है, आपके खर्चे हो रहे हैं, तो खर्चे कैसे हो रहे हैं, इसका ब्यौरा देना पड़ेगा आपको। अगर आप ब्यौरा नहीं दे पाते हो, तो जिस आय का आपने ब्यौरा नहीं दिया है, उसके हिसाब से न्यायालय आपको जुर्माना तय करेगा। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, हम इसमें एक ही लाइन लिखेंगे कि जिसका समाधान प्रद लेखा जोखा देने में असमर्थ रहा है, जिसका समाधान प्रद लेखा जोखा देने में असमर्थ रहा है। बस इतना याद रखेंगे हम, मतलब किस हिसाब से इस पे जुर्माना वसूल किया जाएगा, जिसका वो समाधान प्रद लेखा जोखा देने में असमर्थ रहा है, उस आय के हिसाब से, यानी जो उसकी आय बचती है, लेखा जोखा जिनका उसने नहीं दे पाया है, जो भी आय उसमें निकलती है, उसके हिसाब से न्यायालय क्या करेगा, उस पर जुर्माना लगाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसमें केवल इतना याद रखना है। अब देखिए आगे देखेंगे अपन, इसको मिटाने के बाद ये जो हो गया आपका पनिशमेंट वाला जो चैप्टर था, अध्याय 3। तो अध्याय का मैंने पैसे भी पहले भी बताया है, नाम याद रखना है। अध्याय 3 जो है आपका, इसमें जो है पनिशमेंट थे, इसमें अध्याय 3 का क्या नाम है ये भी याद रखना है आपको, है ना। चैप्टरों के नाम जरूर याद रखिएगा, है ना। अपराध और शास्त्र से संबंधित था अध्याय 3। अध्याय 3 का ऐसे संबंधित था अपराध और शास्त्र से। और अध्याय 4 का विशेष रूप से नाम याद रखना है आपको, अन्वेषण से संबंधित है ना। जो अपन पढ़ेंगे अब, तो उसका विशेष रूप से नाम याद रखना है कि अध्याय 4 का ऐसे है, इन्वेस्टिगेशन वाला है। उसमें बताया गया है कौन कौन अन्वेषण करेगा, इस अधिनियम के अधीन मामलों का अन्वेषण। तो कौन कौन इस अधिनियम के तहत जो है मामलों का अन्वेषण करता है, वो 4 में बताया गया है। और 3 में क्या है, 3 में पूरा के पूरा आपका जो है पनिशमेंट है, शास्तियां हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, दोनों चैप्टरों के नाम याद रखना है, 3 और 4 के खासकर। खासकर 3 और 4 तो बिल्कुल याद ही रखना है कि कौन सा चैप्टर किससे संबंधित है, 3 और 4, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है इनके नाम। अध्याय 3 और अध्याय 4 के नाम याद रखना है। अध्याय 4 अपन देखेंगे, अध्याय 4 है इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराधों का अन्वेषण कह लीजिए, अधिनियम के अधीन मामलों का अन्वेषण। देखिए सेक्शन 17 इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है सेक्शन, सेक्शन इंपॉर्टेंट। सेक्शन कहता है अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति, कि भाई कौन इस अधिनियम के तहत अपराधों का अन्वेषण कौन कौन कर सकता है। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये अन्वेषण, अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति, इस अधिनियम के तहत जो है अन्वेषण किसके द्वारा जो है किया जा सकता है, ये आपको याद रखना है कि इस अधिनियम के तहत जो है अन्वेषण किसके द्वारा जो है किया जा सकता है। अब देखिए अलग अलग इन्होंने बांटा है, ये आपको याद रखना है। पहला ए, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना की दिशा में, या सीधा लिख लीजिए दिल्ली, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना। विशेष पुलिस स्थापन, विशेष पुलिस स्थापन, ये क्या है। आप जानते हैं कि दिल्ली में जो विशेष पुलिस की स्थापना की गई, स्पेशल पुलिस से अलग है, जो सेंट्रल के अधीन होती है। वैसे तो आप जानते हैं कि जो पुलिस होती है वो स्टेट के अधीन होती है, लेकिन दिल्ली की पुलिस जो है स्पेशल पुलिस का गठन किया गया और जो सेंट्रल के अधीन होती है। दिल्ली एकमात्र राज्य ऐसा है जहाँ की पुलिस जो है कहाँ का अधीन होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। और आप जानते हैं कि पुलिस किसका विषय है, राज्य का विषय है। लेकिन दिल्ली के मामले में पुलिस जो स्थापना, विशेष पुलिस जो है इसकी स्थापना हुई है, उसके हिसाब से जो दिल्ली की पुलिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होती है, ठीक है। अब इसमें जो है दिल्ली पुलिस स्थापना की दशा में अगर कोई मामला आता है तो उसमें कौन करेगा, पुलिस निरीक्षक, ये याद रखना है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा।
पुलिस निरीक्षक, इसमें कौन करेगा? पुलिस निरीक्षक करेगा। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना की दशा में जो है पुलिस निरीक्षक करेगा। दूसरा बी, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और अहमदाबाद एवं महानगर क्षेत्र में। लिखना चाहे तो सीधा महानगर भी लिख सकते हैं, लेकिन अपन लिखेंगे मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। अब हालांकि जो मद्रास नाम लिखा है, अब चेन्नई लिखना चाहे तो चेन्नई भी लिख सकते हैं। अब चेन्नई नाम है ना, चूंकि पुराना है तो मद्रास लिखा है पुराना उसी समय के हिसाब से लिखा है। पहले मद्रास था, अब चेन्नई है। ठीक है, तो मद्रास, अहमदाबाद, एवं महानगर क्षेत्र, एवं महानगर क्षेत्र। अगर इनका मामला है तो यहाँ कौन करेगा? सहायक पुलिस आयुक्त। रैंक बना रखी है इसमें, याद रखना है आपको, सहायक पुलिस आयुक्त। इस रैंक के जो पुलिस अधिकारी हैं इनको पावर दिया गया है। दिल्ली विशेष में जो है पुलिस निरीक्षक को दे दिया गया है। और महानगर मान लो, सीधा सीधा मान लो कि महानगर अगर क्षेत्र है तो सहायक पुलिस आयुक्त को जो है पावर दिए गए हैं इस अधिनियम से संबंधित जो है अपराधों का विचारण, सॉरी, अन्वेषण करने के लिए। अगला कहता है अन्यत्र, मतलब इन दोनों एरियो से अन्य कोई मामला है, अन्य कोई स्थान है, तो वहां कौन करेगा? अन्यत्र, या कह लीजिए इन दोनों को छोड़ के बाकी सभी जगह कौन कर सकता है? उप पुलिस अधीक्षक या समकक्ष रैंक का अधिकारी उप पुलिस अधीक्षक या समकक्ष रैंक का अधिकारी, ये इस मामले में क्या कर सकते हैं? एंटी करप्शन वाले जो मामले हैं उनका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर आप वकील हैं तो आपके लिए ये फैक्ट जानना भी बहुत जरूरी है। पता है क्या होता है इसमें, जब एंटी करप्शन के जब मामले आते हैं, जब आप वकील हो और अगर आपको ये पता है कि इन्वेस्टिगेशन पावर किन किन को है, किन अधिकारियों को है, तो ये लोग पुलिस वाले गलती करते ही करते हैं हमेशा। वो ये भी ध्यान नहीं रखते कई बार कि किस रैंक के अधिकारी को जो है इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था। अगर मान लो आप एंटी करप्शन का कोई मामला लड़ रहे हो न्यायालय में, आपके खिलाफ, आप जो है आपके सामने जब पुलिस वाले आते हैं, आप उनसे पूछताछ करते हो, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन यही होता है कि भैया कौन से अधिकारी ने किया इन्वेस्टिगेशन, किसने किया, उनकी रैंक क्या थी। अगर आप ये, अगर मान लीजिए वो सही रैंक वाले ने नहीं किया है, तो आप उनके इन्वेस्टिगेशन पर भी ऑब्जेक्शन कर सकते कि श्रीमान, ये फंसाने के लिए किया गया था, इनको जबरन फंसाया है, और ये देखिए इनको रैंक, इनको पावर ही नहीं इन्वेस्टिगेशन का, इस रैंक के अधिकारी ने किया है जबकि इनको करना चाहिए था। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट बनता है। और पुलिस वाले गलती करते ही करते हैं, बहुत गलती करते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कुछ गलती कर देते हैं। कोई भी पुलिस वाला पहुंच गया, पकड़ लिया और उनने कार्रवाई करके बना दिया तो ये क्वेश्चन वकील आपकी जो है प्रैक्टिस के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप एंटी करप्शन का कोई केस लड़ते हो अपने जो है पक्षकार को बचाने के लिए, तो ये क्वेश्चन पूछते हैं वकील। अधिकतर जो बड़े वकील होते हैं वो पूछते हैं कि भैया किसने किया इन्वेस्टिगेशन, किस रैंक के अधिकारी, अच्छा कौन करने के लिए सक्षम है, इस तरीके से पूछा जाता है। और अगर ये बात निकल आती कि इस रैंक से कम ने किया है, तो वो उसके इन्वेस्टिगेशन पे ही उंगली उठा देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद, वैसे भी प्रैक्टिकली जो है याद रखना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये तो इनकी रैंक हो गई कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना की दशा में पुलिस निरीक्षक, और महानगर क्षेत्र कहने चाहे वो मुंबई हो, कलकत्ता हो, मद्रास हो, अहमदाबाद हो, सहायक पुलिस आयुक्त, और अन्यत्र जो है पुलिस उप पुलिस अधीक्षक या समकक्ष रैंक का जो है अधिकारी जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसमें से क्वेश्चन आता है। अब आगे इसमें नोट करेंगे कि अन्वेषण महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना नहीं किया जाएगा। याद रखें, अन्वेषण
अन्वेषण महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, ये सामान्य नियम है, आदेश के बिना नहीं किया जाएगा। ये आपको याद रखना है इसमें कि इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए है या तो महानगर मजिस्ट्रेट हो या आपका जो है प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट हो, इन्होंने अनुमति दी हो तभी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। आगे और भी है इसमें, ऐसा नहीं, ये सामान्य नियम। पुलिस निरीक्षक या वरिष्ठ रैंक का अधिकारी, कौन सा? पुलिस निरीक्षक, पुलिस निरीक्षक या वरिष्ठ रैंक का अधिकारी पुलिस निरीक्षक या वरिष्ठ रैंक का अधिकारी जो राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश द्वारा सशक्त है, जो राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से, कह लीजिए रूप से, विशेष रूप से लिख लिया या विशेष आदेश लिख लीजिए, विशेष आदेश से, आदेश से, विशेष आदेश से या विशेष आदेश द्वारा सशक्त है, मतलब उसको अधिकार दिया गया है राज्य सरकार द्वारा, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तारी एवं अन्वेषण कर सकेगा। मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना गिरफ्तारी एवं अन्वेषण कर सकेगा। ठीक है, ये भी याद रखना है। देखिए पहला नियम तो सिंपल है कि भाई जब अन्वेषण करना है तो महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की जो है आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर लेकिन अगर लिखा है पुलिस निरीक्षक या वरिष्ठ रैंक का अधिकारी, किस रैंक का, मतलब दो क्वेश्चन बने इसमें। एक तो पहला क्वेश्चन ये बना कि भैया कौन, ये तो पहला तो ये अलग हो गया, इसी में से दो क्वेश्चन ये बनते हैं कि भाई किस जो है, अगर राज्य सरकार अगर उनको विशेष आदेश द्वारा सशक्त कर देती है तो फिर ऐसे जो पुलिस वाले हैं, पुलिस वाले कहेंगे हम यहाँ, तो जो पुलिस वाले हैं वो जो है बगैर जो है मजिस्ट्रेट के आदेश के क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं और उसको गिरफ्तार भी कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये बना के, सीधी सी बात है, राज्य सरकार किसी को भी सशक्त कर सकती है ना, राज्य सरकार पे पावर होती, शक्ति होती। तो राज्य सरकार ने अगर विशेष आदेश द्वारा अगर किसी पुलिस अधिकारी को इस अधिनियम के तहत जो है मामला जो है गिरफ्तारी करने या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए प्राधिकृत कर रखा है, तो फिर ऐसे पुलिस अधिकारी को जो है मजिस्ट्रेट के जो है आदेश लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये क्वेश्चन बनता है कि किस रैंक को करेगी, ये भी रैंक देती है उन्होंने कि राज्य सरकार जो है पुलिस निरीक्षक या वरिष्ठ रैंक का इसको कर सकती है, राज्य सरकार इनको करेगी। कौन सा? पुलिस निरीक्षक या वरिष्ठ रैंक का, मतलब कम से कम पुलिस निरीक्षक रैंक का होना चाहिए, तो इससे ऊपर के किसी भी अधिकारी को जो है राज्य सरकार कर सकती है। पुलिस निरीक्षक या इससे ऊपर की रैंक के किसी भी अधिकारी को जो है राज्य सरकार जो है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है। तो दो क्वेश्चन इसमें से बन गए। ठीक, अब देखिए आगे एक पॉइंट और है इसमें, धारा 13 के बारे में। धारा 13 सेक्शन 13 बी, इसका दूसरा क्लॉज के बारे में बात करा, पदावधि के दौरान स्वयं को समृद्ध करना। ठीक है, इसमें लिखा है 13 बी में क्या है, पदावधि के दौरान स्वयं को समृद्ध करना के मामले में अन्वेषण, के मामले में अन्वेषण
पुलिस अधीक्षक या वरिष्ठ पद श्रेणी के अधिकारी के आदेश से या वरिष्ठ पद श्रेणी के अधिकारी के आदेश से किया जाएगा। ये आपको लास्ट पॉइंट इसमें ये और याद रखना है कि अगर अपराध कैसा 13B के अधीन अपराध है ना। 13B में क्या अपराध है? पदावधि के दौरान स्वयं को समृद्ध करना है ना। मतलब वही आय प्राप्त कर ली है उसने भैया, धन दौलत इकट्ठी कर ली है अपने पास, उस वाले मामले की बात कह रहा है कि इसमें देखिए दोनों में अंतर है। यहाँ जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वही हो रहा है कि भाई ये रिश्वत लेते पकड़ा गया। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पकड़ा नहीं गया है, यहाँ तो उसकी समृद्धि की वजह से उसकी जांच हो रही है। मतलब वही बात हुई ना कि एक आदमी को 50,000 रुपए मिलते हैं, खर्चा वो ऐसे करता है जैसे उसे 1 लाख आय मिलती हो। अब मिलता 50,000 है और खर्चा उसका 1-2 लाख रुपए के जैसा है कि महीने के 5 लाख कमा रहा हो, 10 लाख कमा रहा हो, ऐसी उसका खर्चा है और आय उसकी है महीने की 50,000। तो ऐसे व्यक्ति के मामले में इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात कह रहा है कि अगर ऐसा व्यक्ति है जो समृद्ध है भैया, आय से ज्यादा ही समृद्ध हो गया है, ऐसे वाले व्यक्ति के मामले में जो अन्वेषण है पुलिस अधीक्षक या वरिष्ठ पद श्रेणी के अधिकारी के आदेश से किया जाएगा। यहाँ मतलब उस पर डाउट है कि भैया इनकी जो आय है ये रिश्वत लेके पैसा कमा रहे हैं, इस पर डाउट है, तो ऐसे पुलिस अधिकारी के मामले में जो है इन्वेस्टिगेशन पुलिस अधीक्षक या वरिष्ठ पद श्रेणी के अधिकारी के आदेश से किया जाएगा। ये आपको याद रखना है इसमें, ठीक है। 17वां इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है आपका 17A। इसमें केवल इतना ही याद करना। अब देखिए 17A। 17A कहता है लोक सेवक द्वारा उसके शासकीय कृत्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में की गई सिफारिशों या किए गए विनिश्चयों के संबंध में अपराध की जांच या पूछताछ या अन्वेषण। तो सीधा लिखेंगे अपन यहाँ सेक्शन 17A। 17A क्या कहता है? 17 क्या कहता है? शासकीय कृत्यों शासकीय कृत्यों या कर्तव्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में की गई सिफारिशों निर्वहन में की गई सिफारिशों या विनिश्चय के संबंध में जांच या पूछताछ या अन्वेषण। जांच पूछताछ या अन्वेषण, ठीक है। ये शासकीय कृत्यों के बारे में कह रहा है कि भाई शासकीय कृत है लोक सेवक द्वारा, कोई शासकीय कृत्य वगैरह होते हैं तो पूर्व अनुमोदन के बिना। ये कहता है कि कोई पुलिस अधिकारी ये अगर शासकीय कृत्यों से संबंधित कोई काम है तो उसके बारे में कह रहा है। तो यहाँ इसमें याद रखना है निम्न की अनुमति के बिना अन्वेषण नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा कोई कार्य है जो शासकीय कृत्यों से जुड़ा हुआ है तो ऐसे मामले में अगर इन्वेस्टिगेशन करना है तो आपको याद रखना है कि निम्न की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा।
निम्न की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। ये कौन से कृत्य हैं? ये वही कृत्य हैं जो सरकार कराती है भैया। ठेके पे मान लो सड़क बन रही है, शासकीय कृत्य हो रहा है, बोले उस टाइप के मामले हैं कि सरकार ने कोई टेंडर निकाला, उस टेंडर के अनुसरण में कोई काम हो रहा है, उसमें अब कोई घपला हुआ है ना, या कोई रिश्वत ली गई है, दी गई है, तो ऐसे मामलों के बारे में कह रहा है कि भैया ऐसे मामलों के बारे में जब अगर इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना हो तो कौन करेगा? सिंपल है, देखिए इसमें सरकार बचाव खुद रख लेती, क्योंकि सरकार ही तो खाती है इसमें, इसमें नेता ही तो खाते हैं, और कौन खाता है? तो उन्हीं के लिए संघ के मामले में उस सरकार द्वारा, ये कहता है संघ के मामले में, मतलब अगर केंद्र सरकार, संघ मतलब केंद्र सरकार वाला अगर मामला है तो उस सरकार यानी केंद्र सरकार द्वारा, संघ के मामले में ये कहता उस सरकार द्वारा, मतलब उस सरकार द्वारा, मतलब अगर अब इसमें तो सरकार स्वाभाविक सी बात है देगी ही नहीं मंजूरी, उस सरकार द्वारा मतलब केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, सीधा सीधा है केंद्र सरकार। संघ का मामला है तो केंद्र सरकार, उस सरकार मतलब है केंद्र सरकार। राज्य के मामले में भी उस सरकार द्वारा, यानी कि राज्य सरकार, राज्य के मामले में यहां भी वही आएगा उस सरकार द्वारा, उस सरकार द्वारा का अर्थ है राज्य सरकार, इनकी अनुमति से किया जाएगा। सीधी सीधी बात है कि अगर केंद्र का मामला है तो केंद्र सरकार, राज्य का मामला है तो राज्य सरकार। हाँ। अन्य दशा में सक्षम प्राधिकारी, अन्य दशा में जो भी सक्षम प्राधिकारी हो, सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से किया जाएगा। तो यहाँ तीन रैंक आ गई, एक तो अगर केंद्र का मामला है तो केंद्र सरकार अनुमति देगी, राज्य के जो शासकीय कृत्यों से जुड़ा हुआ कोई मामला है तो राज्य सरकार अनुमति देगी। अन्य कोई मामला है या अन्य कोई, जैसे कि निकाय वगैरह के अधीन कोई काम हो रहा है, नगर पालिका नगर निगम के अधीन कोई काम हो रहा है, तो वहां जो भी सक्षम प्राधिकारी होगा उसके द्वारा जो है इन्वेस्टिगेशन का जो है करने की जो है जब कहा जाएगा तभी किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। ठीक है। इसमें दो तीन फैक्ट और याद रखना है कि अपराध के घटना स्थल पर गिरफ्तारी के मामले में निम्न शर्त लागू नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है ऑन द स्पॉट अगर पकड़ा जाता है तो ये शर्त लागू नहीं होगी। ये शर्त तो बाद में, ये शर्त तो तब लागू होगी जब ऑन द स्पॉट नहीं पकड़ा जाता और जांच इन्वेस्टिगेशन वगैरह करनी हो तब। लेकिन अगर ऑन द स्पॉट पकड़ा जाता है अपराध के घटना स्थल पर, अपराध के घटना स्थल पर मतलब ऑन द स्पॉट कह सकते हैं कि ऑन द स्पॉट पकड़ा जाता है अपराध की घटना स्थल पर गिरफ्तारी के मामले में, गिरफ्तारी के मामले में निम्न शर्त लागू नहीं होगी। देखिए सरकार तो, देखिए सरकार मतलब नेता, मतलब नेता जी ने पहले तो ये कह दिया कि भैया बचाने का पूरा इंतजाम कर दिया, ये कि भैया हम अनुमति देंगे ही नहीं, तुम भी दोगे ही नहीं। अब नेताजी ने ये भी कह दिया कि लेकिन अगर तुम इकट्ठे बिल्कुल सामने पकड़ गए तो हम बचाएंगे भी नहीं। तो वही चीज लिख दी इनने कि भैया अगर एकदम ऑन द स्पॉट पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, आपको पैसे देते हुए ठेकेदार वेकेदार को लेते हुए पकड़ लेते हैं, तो फिर ये वाला नियम लागू नहीं होगा, फिर सरकार साथ नहीं देगी, क्योंकि भैया चुनाव भी तो लड़ना है ना। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों का जो बिल्कुल रंगे हाथों पकड़ा उसका साथ तो सरकार देगी नहीं, है ना। तो इसीलिए ये सीधा सीधा याद रखें कि ये तो बचाने की कोशिश कर दी सरकार ने कि भैया पहले हमसे अनुमति लो फिर ही तुम जांच इन्वेस्टिगेशन करना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि भैया ऑन द स्पॉट पकड़ जाता है तो फिर सरकार इस ये वाला नियम लागू नहीं होगा, फिर तो कर लो आप जो जांच करना है, जो इन्वेस्टिगेशन करना है करते रहिए। ठीक है। तो ये नियम इन्होंने जोड़ा है कि अपराध की घटना स्थल पर गिरफ्तारी के मामले में निम्न शर्त लागू नहीं होगी, मतलब फिर सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं। अगर रंगे हाथों कोई पकड़ा जाता है, ऑन द स्पॉट पकड़ा जाता है, तो ऐसे मामलों में जो है फिर इन्वेस्टिगेशन करने की मतलब सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।
संबंध प्राधिकारी अपने विनिश्चय की सूचना किसको भेजेगा? 3 माह के भीतर देगा। मतलब जो भी इसमें भी देखिए संबंधित ये भी याद रखना है, संबंधित प्राधिकारी अपने विनिश्चय की सूचना, विनिश्चय मतलब ये विनिश्चय करेंगे कि सूचना कि भाई क्या करना है, कि भाई इन्वेस्टिगेशन होना है कि नहीं है, सूचना 3 माह के भीतर देगा। इनके लिए टाइम है 3 माह के भीतर देगा। जो भी विनिश्चय वगैरह हुआ है तो संबंधित प्राधिकारी जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो भी होगा वो 3 माह के भीतर जो है पूरी कार्रवाई वगैरह करके जो है अपने विनिश्चय की जो है एक रिपोर्ट बना करके पेश कर देगा। तो ये भी याद रखना है। लेखबद्ध कारणों से अवधि 1 माह और बढ़ाई जा सकती है, ये भी याद रखना है। लेखबद्ध कारणों से अवधि 1 माह और बढ़ाई जा सकती है। मतलब 3 माह में काम नहीं हो पाया, पूरा हो नहीं पाया तो 1 माह और बढ़ा सकते हैं। कारण लेखबद्ध करते हुए 1 माह की अवधि और बढ़ाई जा सकती है, ये भी याद रखना है। ठीक है। शासकीय कृत्यों से संबंधित है, उसमें संबंधित सरकार कह लीजिए, और ऑन द स्पॉट पकड़ा जाता है तो कोई जरूरत ही नहीं है फिर ये सरकार की अनुमति लेने की। और जो रिपोर्ट वगैरह जो तैयार की जाएगी इन्वेस्टिगेशन वगैरह का 3 माह के भीतर कराई जाएगी, मतलब 3 माह का टाइम है। और अगर 3 माह के भीतर नहीं हो पाती किसी वजह से तो 1 माह की और अवधि जो है बढ़ाई जा सकती है, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है। अब देखिए 18 भी पूछी जाती है, सेक्शन पूछा जाता है 18 का, बैंक से संबंधित है। ये आपके बैंक की बात करता है कि भाई बैंक से जो है आपका जो है खंगालना, आपके लॉकर, आपका अकाउंट है ना, उससे संबंधित है, सारी चीजें आ जाती हैं उसमें। सेक्शन 18 ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन पूछा जाता है। रैंक भी पूछी जाती है कि कौन अधिकारी जो है इसमें करेगा, आपके बैंक की खंगाली कौन सा अधिकारी किस रैंक का अधिकारी कर सकता है, वो भी इसमें है। बैंककारी बहियों, बहियों मतलब आपका खाता, जो खाता होता है ना आपका बैंक में उसके बारे में, बहियों के निरीक्षण की शक्ति। ठीक है, तो बहियों के निरीक्षण की शक्ति भाई कौन कर सकता है? पुलिस अधीक्षक की पंक्ति, पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का पुलिस अधिकारी नहीं करेगा, ये याद रखना है। जब बैंक की बात आएगी तो इसमें रैंक याद रखना है, कौन सा अधिकारी करेगा? पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक से या पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से, पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये रैंक है भैया कि ये रैंक याद रखना है कि पुलिस अधीक्षक रैंक का जो है अधिकारी यही आपका जो है खाता वाता जो भी है वो खंगाल सकता है, इससे नीचे का अधिकारी को पावर नहीं है। कौन का? पुलिस अधीक्षक की नीचे की रैंक का जो अधिकारी होता है उसको पावर नहीं है। कब तक पावर नहीं है आगे भी लिखना है, ऐसा नहीं, सिंपल नियम तो यही है कि भाई ये पुलिस अधीक्षक करेगा। आगे लिखा है जब तक कि वह पुलिस अधीक्षक या वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्राधिकृत ना हो। इसी में लिख सकते, आगे लिख लो, अगला पॉइंट बना लो यार, जब तक कि वह पुलिस
अधीक्षक या वरिष्ठ रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा प्राधिकृत ना हो। ठीक है, दो बातें आ गई। दो बातें क्या, पहली बात तो ये कि भाई पुलिस अधीक्षक को ही पावर है आपका खंगालने का खाता। दूसरी बात ये आ गई कि अगर पुलिस अधीक्षक या इससे वरिष्ठ रैंक का जो भी अधिकारी है उसने किसी अन्य पुलिस अधिकारी को अगर प्राधिकृत कर रखा है तो वो भी खंगाल सकता है। तो इनको दो चीजें बन गई ना, एक तो पुलिस अधीक्षक को सकती है, दूसरा पुलिस अधीक्षक किसी अन्य पुलिस अधिकारी को या इससे वरिष्ठ अधिकारी जो हो सकते, देखिए पुलिस अधीक्षक कर सकता है तो वरिष्ठ रैंक का अधिकारी तो कर ही सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। तो पुलिस अधीक्षक या ऐसे वरिष्ठ रैंक के अधिकारी ने किसी अन्य पुलिस वाले को अगर प्राधिकृत कर रखा है कि आप जाके खंगालिए खाते वगैरह उस व्यक्ति के, तो वो भी खंगाल सकता है। तो वो कब खंगालेगा, जब पुलिस अधीक्षक ने, याद रखना कौन ही प्राधिकृत करेगा, यही प्राधिकृत। अब ऐसा इसलिए कर दिया है कि भाई पुलिस अधीक्षक है, अब पुलिस अधीक्षक पे इतना टाइम नहीं होता कि वो खुद जा सके, तो वो किसी अन्य अधिकारी को प्राधिकृत कर सकता है कि भैया आप चले जाओ, आप जाके खंगाले आओ, है ना। तो इसीलिए इसको किया गया है। तो इसमें भी कौन प्राधिकृत करेगा, पुलिस अधीक्षक ही कर सकता है। तो मेनली आप देखें तो पुलिस अधीक्षक का ही पावर है। अब पुलिस अधीक्षक पे टाइम वगैरह नहीं होता है, कामकाज ज्यादा होता है, तो पुलिस अधीक्षक किसी अन्य पुलिस अधिकारी को जो है प्राधिकृत कर सकते हैं, या इनसे वरिष्ठ रैंक का इनका जो ऑफिसर है वो भी कर सकता है। ठीक है, तो वो अधिकारी द्वारा जो है बैंक कार्य, ये बैंक की जो आपकी बाहियां है, खाते वगैरह है, उनका वो जाके निरीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये एक नया अध्याय जुड़ा है आपका, अध्याय 4A। ये भी याद रखना कि भाई अध्याय 4A कब जुड़ा है, अध्याय 4A आपका 2018 में जुड़ा है, 26/7/2018 से इसको जोड़ा गया है। तो ये भी याद रखना है कि 2018 से जोड़ा गया है, और इसमें एक 18A जो है धारा जोड़ दी गई है। 18A जो है धारा जोड़ दी गई, कौन से चैप्टर में, अध्याय 4A में जोड़ी गई है, और एक ही धारा है इसमें। ठीक है, तो ये भी याद रखना 2018 का जो है संशोधन है ये, और केवल एक ही धारा है इसमें, और कौन सा चैप्टर है, 4A, 4A 18A। ठीक है, ये क्या कहता है, दांडिक विधि संशोधन अध्यादेश के उपबंधों का इस अधिनियम के अधीन कुर्की को लागू होना, कुर्की से संबंधित है। दांडिक विधि संशोधन संशोधन अध्यादेश के उपबंधों, अध्यादेश के उपबंधों का इस अधिनियम के अधीन कुर्की को लागू होना। ये इसकी पूरी हेडिंग है। ठीक है, तो हेडिंग से ही क्लियर है कि जो दंडिक विधि संशोधन अध्यादेश है उसके उपबंध जो है इस अधिनियम की जो अधीन जो कुर्कियां होंगी उस पर भी जो है लागू होंगे। ये आपको याद रखना, केवल हेडिंग याद रखना है। अब इसमें एक चीज और याद रखना है कि जिला न्यायाधीश के प्रति निर्देश का विशेष न्यायाधीश के प्रति निर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा। तो जिला न्यायाधीश का अर्थ यहाँ क्या लगाया जाएगा, विशेष, मतलब जो, क्या मतलब इसका, जिला न्यायाधीश का अर्थ विशेष न्यायाधीश लगाया जाएगा। इसका अर्थ ये है कि वो जो दांडिक विधि संशोधन अधिनियम है वहां जो जिला न्यायाधीश शब्द आया है, इस अधिनियम की जब हम बात करेंगे तो यहाँ इस अधिनियम में जिला न्यायाधीश ना मान के उसे क्या मानेंगे, विशेष न्यायाधीश मानेंगे। बस इतना इसका अर्थ है कि जब कुर्की वगैरह वाली जो कार्रवाई होगी, जो दांडिक विधि जो संशोधन अध्यादेश है उसके अधीन ही इस अधिनियम में भी की जाएगी, लेकिन उसमें जो है जिला न्यायाधीश शब्द आया है कुर्की के मामले में। तो वहां का जो अर्थ है उसका, जिला न्यायाधीश का जो अर्थ है, यहाँ हम विशेष न्यायाधीश मानेंगे, मतलब इतना अंतर है बस, बाकी जो नियम है सेम टू सेम फॉलो किए जाएंगे। तो इसमें लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कि जिला न्यायाधीश का अर्थ, न्यायाधीश का अर्थ
नॉर्मली कुर्की में जिला न्यायाधीश को है, जो दांडिक विधि संशोधन है वहां जो कुर्की वगैरह होती है वो जिला न्यायाधीश के माध्यम से की जाती है। लेकिन हम एंटी करप्शन एक्ट या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की जब बात करेंगे तो यहाँ जो कुर्की है वो विशेष न्यायाधीश जो है यहाँ अर्थ लगाया जाएगा, का अर्थ विशेष न्यायाधीश लगाया जाएगा, विशेष न्यायाधीश लगाया जाएगा। ये आपको याद रखना है, बस इतना सा अंतर है और कोई खास अंतर है नहीं। यहाँ जो नॉर्मली जिला न्यायाधीश शब्द है उसकी जगह अपन विशेष न्यायाधीश जो है इस अधिनियम के तहत जब भी कुर्की होगी तो वहां अपन ये मान के चलेंगे कि इनके माध्यम से हो रही है, ठीक है। और नॉर्मली जो है दांडिक विधि संशोधन में इनके माध्यम से होती है, बस इतना सा अंतर है इसमें, बाकी कुछ अंतर इसमें नहीं है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए अध्याय 5 है आपका अभियोजन के लिए मंजूरी और अनुपबंध। वैसे थोड़ी सा बचा है, देखिए सेक्शन 19 यहीं लिख लेते हैं। सेक्शन 19 कहता है अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी का आवश्यक होना। अभियोजन के लिए पूर्व मंजूरी का होना आवश्यक है। देखिए चूंकि लोक सेवकों वाली बात है, लोक सेवक हैं वही सब, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि इस अधिनियम के धनी जब वो अपराध करते हैं तो उनकी जो है उनकी जब उनके खिलाफ जब कोई कार्रवाई की जानी है तो उसके लिए मंजूरी होना आवश्यक है, तो ये इसीलिए जोड़ा गया है कि भाई लोक सेवक हैं भाई, और वह नॉर्मली मिली जाएगी, जब ये भ्रष्टाचार करेंगे तो मिली जाएगी। तो सेम इसमें वही बात है कि धारा 7, 11, 13 और 15 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का अगर संज्ञान लोकपाल और लोक आयुक्त की मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा। आपको याद रखना है कौन कौन से अपराध हैं, धारा 7, 11 सीधा लिख रहा हूं मैं, और आपका कौन सा है 13 और 15, 13 और अब 13, इनको आप देख लेना भाई क्या 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 है, इन काफी पढ़ चुके हैं भाई, 7 में क्या है, 11 में क्या है, 13 में क्या है, 15 में क्या है। आपको जब लिखना हो तो आप शॉर्ट में लिख भी सकते हैं इनमें, कि 13 का पूरा हेडिंग लिख सकते हैं, 11 का लिख सकते हैं, 15 का लिख सकते हैं, है ना। तो 7, 11, 13, 15 के अधीन दंडनीय अपराधों का या अपराधों का संज्ञान, ये याद रखना है आपको, लोकपाल और लोकायुक्त की मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा। ये याद रखना है आपको, लोकपाल और लोकायुक्त की मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि इस जो है अध्याय सॉरी 7, 11, 13 और 15 के अधीन जो अपराध हैं उन अपराधों का अगर संज्ञान करना है तो लोकायुक्त, लोकपाल और लोकायुक्त की जो है मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा। अन्य मामलों में जो है आपका वही है, संघ के मामले में केंद्र सरकार, राज्य के मामले में राज्य सरकार और अन्य व्यक्ति की दशा में सक्षम प्राधिकारी। आप लिख सकते हैं संघ, सीधा लिख रहा हूं मैं, संघ, राज्य और अन्य, ठीक है। संघ के मामले में कौन देख की अनुमति दे, केंद्र, राज्य का मामला है तो राज्य, और अन्य की दशा में सक्षम प्राधिकारी। ठीक है, इतना ही नोट करना है आपको, ठीक है, ये ज्यादा डीपली नहीं। तो संघ अगर कोई मैटर संघ का है तो केंद्र सरकार, राज्य का है तो राज्य सरकार, अन्य मामलों में सक्षम प्राधिकारी। और पर्टिकुलर धारा 7, 11 और 13 और 15 के अधीन अपराध है तो लोकपाल और लोकायुक्त की मंजूरी के बिना जो है अपराधों का जो है संज्ञान नहीं किया जाएगा। ये आपको याद रखना है इसमें, ठीक है। चूंकि लोक सेवक है वही, तो इसीलिए थोड़ा सा वो दिया है कि भाई अनुमति जो है जरूरी है, जब इनका संज्ञान करना हो तो जो है इनकी अनुमति के बगैर संज्ञान नहीं किया जाएगा, ठीक, इसीलिए इसको थोड़ा सा जोड़ा गया। अब देखिए 20, सेक्शन जो है आपका 20, सेक्शन 20 कहता है असम्यक लाभ
प्रतिकृत करने पर उपधारणा, सिंपल सी बात है, असम्यक लाभ प्राप्त करने पर उपधारणा है जी। ये तो आप वैसे ही कर लोगे सही क्वेश्चन, बस सेक्शन याद रखना है। ये तो आप जानते हो कि जब तक कि प्रतिकूल साबित ना कर दिया जाए क्या की जाएगी, उपधारणा की जाएगी। सीधा लिख लो, जब तक कि प्रतिकूल साबित ना कर दिया जाए, जब तक कि प्रतिकूल साबित ना कर दिया जाए, ये मान के चला जाएगा कि भैया आपने ली या आपने असम्यक लाभ प्राप्त किया, ये मान के चला जाएगा जब तक कि आप तथ्य प्रतिकूल साबित नहीं कर देते। तो ठीक है, कुछ खास नहीं है, सेक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक, 21 देखिए, 21 कहता है अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना, ये भी इंपॉर्टेंट है सेक्शन। अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी ये भी महत्वपूर्ण सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन याद रखना। अपने साक्षी के विरुद्ध आरोपों को साबित करने के लिए शपथ पर साक्ष्य देता, मतलब ये सक्षम साक्षी हो, अपने विरुद्ध भी दे सकता है और अपना, अगर मान लो दो लोगों ने मिलकर किया है तो उसके अपना जो सहयोगी कह लीजिए, साथी कह लीजिए, उसके विरुद्ध जो है शपथ पर साक्ष्य दे सकता है। अपने या अपने साथी, अपने या सीधा लिख लेते हैं साथी, साथी तो अपना ही होगा ना, अपने या साथी के विरुद्ध अपने या साथी के विरुद्ध आरोपों को साबित करने के लिए, आरोपों को साबित करने के लिए क्या कर सकता है, शपथ पर साक्ष्य दे सकता है। ये इंपॉर्टेंट है, शपथ पर साक्ष्य दे सकता है। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको, सीधा सेक्शन याद रखना, सेक्शन इंपॉर्टेंट है ना। खुद के विरुद्ध भी दे सकता है, अगर कोई सहयोगी है तो उसके विरुद्ध भी है जो है शपथ पर साक्ष्य दे सकता है। अपनी प्रार्थना के सिवाय आहत ना किया जाएगा, ये भी याद रखें, ये कॉमन नियम है जो सीआरपीसी में, अपनी प्रार्थना के सिवाय आहूत ना किया जाएगा। क्या मतलब इसका, अपनी प्रार्थना के भैया जब जी देना चाहे तभी, ऐसा है नहीं कि मजबूर किया जाएगा भैया आगे दो, जब जी अपनी मर्जी से देना चाहे तो दे सकता है। ये सीआरपीसी की बात है, ये कोई अलग से कोई बात नहीं है। तो सक्षम साक्षी होता है, अपने विरुद्ध भी दे सकता है और जो है अपने क्या कहता है साथी के विरुद्ध भी दे सकता है, मतलब। और अगर कब, जब ये खुद कहता है भैया आता है, जबरन इससे नहीं दिवाया जाएगा, है ना। कोई अभियुक्त है तो उससे जबरन नहीं होता है, वो खुद देना चाहे शौक से दे, सक्षम साक्षी दे सकता है, अगर नहीं देना चाहे तो मत दे, कोई दिक्कत नहीं है, जबरन उससे नहीं कहा जाएगा तो भैया तुम भी दो, है ना, या अपने विरुद्ध दो या दूसरे के विरुद्ध दो, तो जबरन वाली बात नहीं है। तो जो सीआरपीसी का सामान्य नियम है वही यहाँ फॉलो किया गया है, कोई अलग से जो है नियम नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का कुछ उपांतरणों के अध्ययन लागू होना, ये याद रखें, दंड प्रक्रिया संहिता का उपांतरण मतलब परिवर्तन के साथ, ये कह रहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973, या सीधा लिख लिया अपन ने, दंड प्रक्रिया संहिता का कुछ उपांतरणों के साथ लागू होना। इसका मतलब ये है कि सीआरपीसी जो लागू होगी लेकिन कुछ संशोधनों के साथ, कुछ संशोधन, मतलब सीआरपीसी वो लागू नहीं होगी, अगर यहाँ जो कोई संशोधन की जरूरत है तो जो आवश्यक संशोधन है उनके साथ लागू होगी। जैसे कि अपन ने कुर्की की बात पढ़ ली, ये कुर्की है, वहां जो है डीएम आता है, यहाँ विशेष न्यायाधीश आ जाएगा, तो इस प्रकार के जो संशोधनों की यहाँ आवश्यकता है उसके हिसाब से जो है यहाँ भी सीआरपीसी लागू होगी, लेकिन थोड़े बहुत संशोधनों के साथ। ठीक है, तो यही कह रहा है, अधिनियम के अनुसार परिवर्तनों सहित लागू होगी,
सीधा याद रख लें, अधिनियम के अनुसार परिवर्तनों सहित, या वैसे हेडिंग से ही काम चल जाएगा, लिखना चाहे लिख लें, परिवर्तनों के साथ लागू होगी। मतलब प्रोसीजर जो सीआरपीसी का है वो फॉलो किया जाएगा, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी संशोधन की उस हिसाब से यहाँ भी जो है लागू हो जाएगी। ठीक है, सिंपल है। 23 कहता है, देखिए आरोपों की विशिष्टियां, ये आरोपों की विशिष्टियां, आरोपों की विशिष्टियां का मतलब क्या है भाई, एक मिनट, कौन सा सेक्शन है ये आपका, 23वां। अरे यार, देखो जो सीआरपीसी ने जो प्रोविजन है ना, वही प्रोविजन यहाँ दिया गया है। ये कह रहा है कि भाई जो आरोपों की विशिष्टियां, मतलब देखिए इसको पढ़ लें पहले क्या कहता है। ये कहता है दंड प्रक्रिया, सही से, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी जब किसी अपराधी पर धारा 13 की उपधारा 1 के खंड का के अधीन किसी बात का आरोप है, तब उस आरोप में उस संपत्ति को जिसके संबंध में अपराध किया गया है या किया जाना अभिकथित है, और उन तारीखों को जिनके बीच अपराध का किया जाना अभिकथित है, विशिष्ट मदों या विनिश्चित तारीखों को विनिर्दिष्ट किए गए वर्णित करना पर्याप्त होगा। और इस प्रकार विचित्र आरोप उक्त संहिता की धारा 219 के अर्थ में एक अपराध का आरोप समझा जाएगा। मतलब सीधा सीधा कह रहा है कि 219 के तहत जो है एक अपराध समझा जाएगा। आरोप की विशिष्टियां मतलब जो आरोप से संबंधित जो चीजें हैं, जैसे कोई उसने अवैध रूप से जो संपत्ति प्राप्त की थी, तो जैसे कि कब से प्राप्त की है और कब से उसकी कब खरीदी, जैसे मान लो जमीनें खरीदी आपने नौकरी लगने के बाद खरीदी के पहले खरीदी, वो सारी चीजों का उसमें आपको जो है वर्णन करना पड़ेगा। लेकिन इसमें लिखा है परंतु ऐसी तारीखों में प्रथम और अंतिम तारीख के बीच जो है 1 वर्ष से अधिक का जो है समय नहीं होना चाहिए। प्रथम और अंतिम तारीख के बीच जो है 1 वर्ष से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। आरोप की विशिष्टियों का अर्थ होता है आरोप से जुड़ी हुई चीजें, जो आरोप में जो है लगाया जाता है ना, जो आप पे आरोप लगाए तो वो सारी विशिष्टियों का इसमें वर्णन करना पड़ेगा। जो भी अपराध किया है उसकी विशिष्टियां, भाई किस तरीके से जो है अपराध बन रहा है। 24वां जो है आपका समाप्त हो चुका है, ये भी याद रखना आप। 24 जो है क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। 25 में आपको कुछ याद रखना है नहीं है, केवल हेडिंग याद रखना है। सेक्शन 25 जो है, 24 क्या है, समाप्त। 24 समाप्त हो गया है। 25 क्या है, 25 है सेना, नौसेना, वायुसेना विधियों को प्रभावित ना करना। ये याद रखना, सेक्शन वाइज सेना सीधा लिख देते हैं, सेना विधियों को प्रभावित ना करना, सेना विधियों को प्रभावित ना करना। देखिए सेना का अपना लॉ होता है, अपना उनका कोर्ट मार्शल वगैरह वाली कार्रवाई चलती रहती है, तो ये जो अधिनियम है जो सेना विधियों को जो है प्रभावित नहीं करेगा, एंटी करप्शन वाला, तो इसमें आपको जो याद रखना है। सेक्शन 26 क्या कहता है, देखिए 26 में भी जो है हेडिंग याद रखना है। 26 कहता है 1952 के अधिनियम 46 के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश का इस अधिनियम के अधीन नियुक्त विशेष न्यायाधीश समझा जाना। ये कह रहा है 1952 के जो अधिनियम था उसके अधीन जो विशेष न्यायाधीश नियुक्त किया गया था वो इस अधिनियम के अधीन भी जो है विशेष न्यायाधीश समझा जाएगा। बस इतना सा कह रहा है, वो कोई खास नहीं है। 27 27 याद रखना है आपको। 27 कहता है अपील और पुनरीक्षण, ये सेक्शन है ही लिख देता हूं मैं। 27 क्या कहता है, सॉरी, अपील और पुनरीक्षण। अपील, ये सेक्शन याद रखना है, अपील और क्या है, पुनरीक्षण
कहाँ किया जाएगा? हाई कोर्ट, बस इतना याद रखना है। कहाँ किया जाएगा? हाई कोर्ट में। अपील और पुनरीक्षण कहाँ किया जाएगा? हाई कोर्ट में किया जाएगा। सेक्शन याद रखना है। अपील और पुनरीक्षण से संबंधित धारा कौन सी है? 27। 28 कहता है अन्य विधियों के अतिरिक्त होना। ये तो आप जानते हैं कि अन्य विधियों के अतिरिक्त है, तो ये इसमें भी सेक्शन याद रखना है। 29 में भी सेक्शन याद रखना है। 1944 की अध्यादेश संख्या 38 का जो है संशोधन है। 29(1) में जो है आपको जो है इसमें भी नियम बनाने की शक्ति, बस इतना है। 29(a) में जो है नियम बनाने की शक्ति किसको है? केंद्र सरकार को। ये भी बस इतना याद रखना है। 30 में आपको याद रखना है हेडिंग, उसमें 2 एक्टों के नाम याद रखना है, निरसन और व्यावृत्ति। तो इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 को समाप्त किया है और दंड विधि संशोधन अधिनियम 1952 को जो है समाप्त किया गया है। इसमें दोनों के नाम याद रखना है। निरसन और व्यावृत्ति में क्या याद रखना है? धारा 30 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 और दंड विधि संशोधन अधिनियम 1952। और 31 में क्या याद रखना है? 31 में याद रखना है आपके 1860 के अधिनियम संख्या 45 की कुछ धाराओं का लोप। ये महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी धाराओं का लोप किया गया था? 161 से लेके 165(a) जो आईपीसी में दे रखी है, उन धाराओं का विलोपन किया गया है। यानी कि आईपीसी की धारा 161 से 165(a) तक की जो धाराएं थी वो आपकी किस अधिनियम द्वारा समाप्त की गई है? क्वेश्चन ये बनता है। तो ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 31 द्वारा जो है उनको समाप्त किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कि किस भ्रष्टाचार, जो आईपीसी की धारा 161 से आप पढ़ेंगे कि 161 से 165 तक धारा ही नहीं है, गोल हो गई, खत्म हो गई। तो वो जो है आपकी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का जो सेक्शन 31 है उसके द्वारा उनको समाप्त किया गया है। तो ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। कल से अपन पढ़ेंगे सूचना का अधिकार, आरटीआई। आरटीआई ये पढ़ेंगे और शनिवार को जो है इसका आईटी एक्ट पढ़ा दीजिए सर। आईटी एक्ट का शनिवार को कोई जो होता है उसी तरीके से भ्रष्टाचार का जो शनिवार को टेस्ट लेंगे, है ना? तो जी आईटी एक्ट पढ़वा दीजिए सर। आईटी एक्ट, आईटी एक्ट सर। क्या? आईटी एक्ट पढ़ा दीजिए कल से। निवेदन आईटी के बाद आरटीआई के बाद आईटी पढ़। अरे मैं भूल गया हूँ सर, लाया नहीं हूँ मैं। निवेदन था सर। आरटीआई के बाद सर मानवाधिकार कर देना सर। चलो ठीक है, आईटी पढ़ ले तो, या फिर आईटी पढ़ा दीजिए या फिर एसटी एससी पढ़ा दीजिए, दो में से एक चीज। तो आईटी पढ़ेगा, आईटी पढ़ा। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, चल रहा कुछ आईटीआई क्या, कौन बोल रहा? चलिए अगला टाइम हो गया। हाँ जी बोलिए। चलिए ठीक सर, हम कह रहे सर टाइम चेंज नहीं कर रहे सर, क्लास का टाइम चेंज। अभी और ठीक हो जाने दीजिए, फिर टाइम चेंज करेंगे। टाइम का क्या कोई इशू है क्या, दिक्कत है क्या? हाँ सर, थोड़ा सा इशू आ रहे थे सर। मतलब क्या है, 10 साढ़े 10 बजे तक फ्री होते हैं तो आगे के काम थोड़े आसान हो जाते हैं सर। थोड़ा नहीं, मैं बढ़ाऊंगा लेकिन अभी कुछ दिनों बाद, एक एक्ट और हो जाए फिर बस फिर बढ़ाएंगे। थोड़ा 10 दिन और, ओके जी 5-10 सर, जी दिन बाद बिल्कुल सही हो जाएगा, उसके बाद बढ़ाएंगे। ठीक है, जी सर, 8:30 बढ़ा देंगे यार। चलिए। जी।